नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, सेमीकंडक्टर्स। Semiconductors are a special class of materials which lie between conductors and insulators. Conductors में there are large number of free electrons. इसमें बहुत सारे number of free electrons हैं और ये electricity conduct करते हैं. They allow the flow of charges through them easily. इनके थ्रू चार्जेस आसानी से फ्लो कर सकते हैं. इंसुलेटर्स में there are practically no free electrons. These do not allow the flow of electricity through them. And semiconductors इनके बीच में कहीं पर हैं. We'll once again come to this classification after discussing some topics. कुछ topics करने के बाद इसमें सबसे पहला टॉपिक जिसके बाद अभी हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे, दैट इज एनर्जी बैंड्स. एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर अभी हम लोग एनर्जी बैंड्स के बेसिस एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर हम लोग इस क्लासिफिकेशन पर फिर से वापस आएंगे. तो एनर्जी बैंड्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए वी विल बी टेकिंग सोडियम एज एन एग्जांपल. सोडियम का एग्जांपल लेंगे. सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 एंड द कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2, 8 एंड 1. द आउटर मोस्ट कंटेन्स 1. डिटेल्ड अगर लिखें 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1 ऐसा कुछ रहेगा. And if we try to see the 1s quantum state, the 1s quantum state, this is having the 1s level, sorry, if we see the 1s energy level, this is having two quantum states which is filled by 2 electrons. 1s energy level में 2 quantum states हैं, 2 electrons हैं. The 2s level, 2s वाला energy level उसमें 2 quantum states हैं, these are filled by 2 electrons. फिर 2p वाले में यहाँ पर कितने 6 quantum states हैं, 6 quantum states, and these are occupied by 6 electrons. And the 3s, this is having 2 quantum states which are occupied by just 1 electron. ये कॉन्फ़िगरेशन डिटेल कॉन्फ़िगरेशन बना लिया इसलिए क्योंकि इसी से हम एनर्जी बैंड्स का स्ट्रक्चर समझेंगे. अब इसमें अभी हम लोगों ने बोला कि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन या लेवल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको अभी हम लोग एनर्जी के टर्म्स में अगर स्पेसिफाई करें, 1s इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी. 1s वाला जो लेवल है उसकी लोएस्ट एनर्जी है. 2s वाला उसकी थोड़ी सी ज्यादा है, 3s वाले की और ज्यादा, 2p वाले की और भी ज्यादा और 3s वाले की सबसे ज्यादा. एंड this is having number of quantum states, अभी हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, and the occupied quantum states यहां पर लिख दे रहे हैं. 1s वाले में number of quantum states 2 हैं, 2 electrons हैं, these are filled by 2 electrons. यहां पर भी 2s वाले में 2 quantum states हैं and the occupied states, कितने occupied states हैं 2 हैं and these are occupied by 2 electrons. 2p वाले में 6 quantum states हैं, all the 6 are occupied by 6 electrons. यहाँ पर 3s वाले में number of quantum states is 2 and occupied state is 1 which is occupied by y, just 1 electron. ऐसा कुछ
एनर्जी लेवल्स को अभी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, अच्छे सुनना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, दिमाग में बैंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. You will try to understand the levels in terms of system of shelves or racks which are fitted on a wall. ये एक दीवार है, दीवार पर पेजेस जैसी थिकनेस की शेल्फ लगी है, शेल्फ का सिस्टम लगा है. सबसे नीचे वाला शेल्फ ग्राउंड से सपोज 72.31 सेंटीमीटर पर है. 2S वाला शेल्फ सपोज 100 सेंटीमीटर पर है. 2P वाला जो शेल्फ है सपोज 120 सेंटीमीटर पर है और सपोज ये 125 पर है. So we say that all identical energy levels, all ये identical energy levels have identical energies. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1s वाले जितने भी शेल्फ होंगे, 1s वाले जितने भी शेल्फ होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला कि एक शेल्फ का सिस्टम नहीं है दीवार पर, बहुत सारे हैं. एक शेल्फ का सिस्टम यहां पर लगा है, इसके बाजू में एक और लगा हुआ है, लेकिन खासियत क्या है? If these are placed very far apart, if you are having a group of n sodium atoms, बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं, तो बहुत सारे शेल्फ के सिस्टम हैं दीवार पर लगे हुए, और इन सभी में अगर आप देखोगे तो 1s वाला शेल्फ सभी का 72.31 सेंटीमीटर पर है. तो अभी हम लोगों ने बोला 1s वाला शेल्फ 72.31 पर है, तो ये 1s वाला शेल्फ भी 72.31 पर है, ये भी 72.31 एंड सो ऑन. So all the identical energy levels have identical energies and the energy corresponds to the altitude. Energy corresponds to what? The altitude. तो सबका ग्राउंड से altitude कैसा है? सबका ग्राउंड से altitude कैसा है? Same. Because this is what? This is a group of n sodium atoms placed very far apart. ये बहुत दूर दूर है, मतलब ये शेल्फ के सिस्टम दूर दूर है. आपने एक ही कंपनी के शेल्फ के सिस्टम बुलाए और ग्राउंड पर रख दिए, तो ग्राउंड पर सारे नीचे वाले शेल्फ कितने एल्टीट्यूड पर हैं? 72.3. सो ऑल आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स हैव आइडेंटिकल एनर्जीज. सारे 1s वाले जो लेवल हैं उन सब की एनर्जी कैसी रहेगी? कहने लगे एक जैसी रहेगी. सो दिस इज द केस when all the sodium atoms are placed very far apart. ये केस कब का है? जब सारे सोडियम एटम्स कैसे हैं? कैसे हैं? सारे बहुत दूर दूर रखे हुए हैं. अब सोडियम एटम्स या सोडियम अगर आपने मटेरियल ले लिया तो उसमें सोडियम एटम्स पास पास तो रह नहीं सकते. ये सारे के सारे क्या होंगे? कलेक्ट होंगे. तो ये सारे बहुत पास पास में. तो अगर आप ये सारे शेल्स, ये 1s वाले शेल्स को अगर आप इकट्ठा करोगे, 1s वाला, 2s वाला, फिर 2p वाला और ये 3s वाला, सबको अगर कलेक्ट करोगे तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ हैविंग अ शार्पली डिफाइंड सिंगल एनर्जी लेवल, we will be having a group of closely packed energy levels. अब इसको ऐसा समझना, जब आप ये शेल्फ के सिस्टम को पास पास में लाएंगे, इमेजिन करना, जब पास पास में लाएंगे तो क्या होगा? एक ही है, आपने क्लोज पैकिंग कर दी तो क्या होगा? ये एक ही लेवल पर रह सकता है क्या? तो क्या होगा? सम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस. तो ये 1s वाले सारे पेजेस, ये जो शेल्फ के सिस्टम है, इनकी थिकनेस कितनी है? कहले पेजेस की जैसी. अब इतने सारे पेजेस जो ग्राउंड पर एक ही हाइट पर थे, उन सबको अगर कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ हैविंग अ शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 72.31, यू विल बी फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ रजिस्टर. एक कॉपी बन जाएगी. सारे
पेजेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। सारे पेजेस अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, यू विल बी फॉर्मिंग व्हाट इज टर्म्ड एज द ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स। ये सारे के सारे मिलकर क्या बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, या सारे पेजेस कलेक्ट होकर क्या बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे। और सारे पेजेस का अब ग्राउंड से एल्टीट्यूड क्या 72.31 रह सकता है क्या? अगर आपने हर एक पेज को जो 72.31 के एल्टीट्यूड पर था उन सबको अगर कलेक्ट किया तो क्या सारे पेजेस का, जैसे मान लीजिए कॉपी बना ली, तो कॉपी में सारे पेजेस का एल्टीट्यूड ग्राउंड से 72.31 रह सकता है? नहीं रहेगा। क्या होगा, कुछ पेजेस इस लेवल से नीचे चले जाएंगे और कुछ इस लेवल से ऊपर चले जाएंगे। सो सम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस एंड यू विल बी हैविंग व्हाट, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स which will be termed as the energy band। इसको क्या बोल देंगे अभी हम लोग, एनर्जी बैंड बोल देंगे। तो एनर्जी बैंड अगर बोलेंगे तो क्या डेफिनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स। क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स का एक ग्रुप है और ये 1s वाला बैंड बन गया। दिस इज द 1s बैंड एंड दिस इज फुल्ली ऑक्यूपाइड। ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, इसलिए अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, शेड कर दिया। अब इसके बाद बाहर की तरफ चले तो 2s वाले पेजेस भी मिलकर एक रजिस्टर बना लेंगे, 2s वाली एनर्जी लेवल्स भी मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे। जस्ट वन, और ये 2s वाले शेल्स का जो ग्रुप बन गया क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स का, इसको 2s बैंड बोल दिया और ये भी कंप्लीटली शेड कर दिया। ऐसे ही बनेगा कौन सा, 2p वाला बैंड, और उसके बाद बनेगा 3s बैंड। और 3s बैंड को अभी हम लोगों ने आधा शेड किया। आधा क्यों शेड किया, व्हाई इज द 3s बैंड, बिकॉज यहां पर 3s वाले में दो क्वांटम स्टेट्स हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। So half of this is filled and half of this is empty। तो अब इसमें एनर्जी बैंड क्या बोलोगे, एनर्जी बैंड इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स, a group of closely packed energy levels। और सोडियम का बैंड स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने ऐसा बनाया। अब सोडियम एटम से पास में आएंगे, अब वो रजिस्टर वाला एग्जांपल भूल जाइए। अच्छा सुनो, सोडियम एटम्स को पास में लाओगे तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, बाहर वाले के अंदर वाले, बाहर वाले। जैसे मान लीजिए कोई दो चीजें पास में आ रही हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, बाहर वाले। सो द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इनटू द शेप ऑफ द बैंड्स इज मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला अभी हमने, द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इनटू द शेप ऑफ द बैंड इज मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ये स्प्लिट होकर बैंड्स का बनना ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। ठीक, अब इसको क्या कह सकते हैं कि भाई जो रजिस्टर बन रहा है वो पतला सा रजिस्टर रहेगा, 1s वाला। क्यों, उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो 1s वाले सबसे अंदर वाले, बाहर के जो है उनका इंटरेक्शन ज्यादा है। तो इस द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इनटू द शेप ऑफ द बैंड्स विल बी मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स।
अगर आपको रीडिंग करनी है एच.सी. वर्मा, इससे पढ़ने ना एग्जैक्टली सारी चीजें बिल्कुल इसी फॉर्म में दी हुई हैं जैसा भी हम आपको बता रहे हैं। अब इस बैंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर अभी हम लोग मटेरियल का फिर से क्लासिफिकेशन लेंगे। अब ये अभी हम एक काम करते हैं, इसमें इसको ऊपर वाले पार्ट को रख कर देना है। अब सोडियम में अभी हम लोगों ने बोला था बैंड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, 1s है, 2s है, 2p है, 3s आधा भरा हुआ है। और अगर 3p बनाएंगे थोड़ा सा और थिक बनेगा, लेकिन ये कंप्लीटली एम्प्टी होगा। और ऊपर के तो अब हम लोग इसमें ये बोलते हैं जितने भी कंप्लीटली फिल्ड बैंड्स हैं 0 केल्विन पर, जितने भी कंप्लीटली फिल्ड बैंड्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड बैंड्स are termed as वैलेंस बैंड। क्या बोल देते हैं इनको हम लोग? वैलेंस बैंड बोल देते हैं। बाकी सारे क्या जाएंगे? कहने के कंडक्शन बैंड। पार्शियली फिल्ड एंड कंप्लीटली एम्प्टी, इनको अभी हम लोग क्या बोल देते हैं? इनको बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। These are termed as the conduction band। ठीक, तो ये क्या है? कहने लगे वैलेंस बैंड है, ये भी वैलेंस बैंड है, ये भी वैलेंस बैंड है। ये कैसा है? ये वाला कौन सा है? This is a conduction band, this also is a conduction band, this also is a conduction band. But generally we refer to the highest conduction band, sorry, the lowest conduction band. We talk in terms of the lowest conduction band, conduction band में सबसे नीचे वाला, और वैलेंस बैंड में सबसे ऊपर वाला। तो अब आगे के टॉपिक्स में कभी हम लोग अगर बात करेंगे किसकी? वैलेंस बैंड की। तो वैलेंस बैंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से वाले वैलेंस बैंड की बात करेंगे? सबसे ऊपर वाला। और कंडक्शन बैंड की अगर बात करेंगे तो कौन सा वाला रहेगा? कंडक्शन बैंड सबसे नीचे वाला। ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बेसिस पर now we will try to define or we will now try to classify the materials को अब हम लोग इसमें क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे in terms of band structure। अब हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी मटेरियल को अगर क्लासिफाई करना है तो अभी हम लोग ये कहते हैं कि इफ एनी मटेरियल ऑन अब्सॉर्बिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी भरी हुई क्वांटम स्टेट से एक एम्प्टी क्वांटम स्टेट में अगर ट्रांसफर कर पा रहा है, इफ ऑन रिसीविंग एनर्जी electron, if this is able to move from filled quantum state to an empty quantum state, थोड़ी सी भी एनर्जी देने पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर भरी हुई जगह से खाली जगह में जा पा रहा है या कोई मटेरियल भेज पा रहा है, तो उसको भी हम कंडक्टर बोलेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। लेकिन अब हम लोग ने चेंज कर दिया, अब मटेरियल विल बी क्लासिफाइड एज अ कंडक्टर इफ, कब बोलेंगे कंडक्टर? इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन अब्सॉर्बिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी
very small amount of energy. The electron is able to make a transition from a filled quantum state to a empty quantum state, then the material will be classified as a conductor. तो अब इसमें अगर कोई मटेरियल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके, थोड़ी सी भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन को भरी हुई जगह से खाली जगह में अगर मूव नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि खाली जगह कम एनर्जी पर है ही नहीं, तो ऐसे मटेरियल्स को अभी हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब इसमें एक टर्म और यूज होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर्स की और डिटेल डेफिनेशन अभी हम लोग इसमें लेंगे, लेकिन अभी इस स्टेज पर अभी हम लोगों ने क्या बता दिया कि कंडक्टर किसको बोलते हैं? ऑन ट्रांसफरिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इज एबल टू मूव फ्रॉम फिल्ड क्वांटम स्टेट टू एम्प्टी क्वांटम स्टेट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो इंसुलेटर होगा, है ना। बीच का भी होगा कुछ सेमीकंडक्टर्स, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट इन एनी बैंड, भरा हुआ क्वांटम स्टेट, एंड empty quantum state in the next higher band, इनके डिफरेंस को, the difference of energy between the two, difference of energy between the two is termed as band gap or energy gap। इसको वैल्यू डायग्राम में और क्लियर कर देंगे। अब सपोज किसी मटेरियल का बैंड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। सबसे, अब इसमें देखो बहुत से, इस रजिस्टर में बहुत सारे पेजेस होंगे, जब जो सबसे ऊपर वाला है, क्या बोला? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इन एनी बैंड, सारे भरे हुए हैं, इसके सारे पेजेस भरे हुए हैं, सारे एनर्जी लेवल्स भरे हुए हैं इसमें, और अगले वाले में जो खाली वाला है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको अभी हम बैंड गैप बोलते हैं या एनर्जी गैप। सो एनर्जी गैप इज व्हाट? एनर्जी गैप इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट इन एनी बैंड एंड the lowest in the next higher band, lowest empty in the next higher band. This will be termed as the energy gap. तो सबसे ऊपर वाला भरा हुआ और अगले वाले का सबसे नीचे वाला खाली, उसको अभी हम लोग क्या बैंड गैप बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहला है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसको बोलेंगे? ऐसे मटेरियल को जो थोड़ी सी भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड क्वांटम स्टेट से एम्प्टी क्वांटम स्टेट में ट्रांसफर कर सके। और इसका बैंड स्ट्रक्चर दो टाइप का पॉसिबल है। कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, तो पहला टाइप का कंडक्शन बैंड इज, हम शॉर्ट में लिखते रहिए, कंडक्शन बैंड इज
partially filled. ये हम लोग कंडक्टर क्यों बोलते हैं? Why is this termed as conductor? क्योंकि ये थोड़ी सी भी एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फिल्ड क्वांटम स्टेट से एम्प्टी क्वांटम स्टेट में ट्रांसफर कर सकता है, जो इसी बैंड में मौजूद है। मतलब ये भरी हुई जगह से अगर खाली जगह में पहुंचाना है तो खाली जगह इसी बैंड में खाली क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल है। So we have said that a material will be classified as conductor if on absorbing very small amount of energy. Small energy किस फॉर्म में देंगे? अच्छे सुनना, small energy will be in the form of thermal collisions. Thermal collisions में थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो जाएगा, या फिर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलेगी वो थोड़ी एनर्जी अभी लोग बोल सकते हैं। और रूम टेम्परेचर पर अप्रोक्सीमेटली जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन पर, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल कोलिशंस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोगों ने बोला ऐसे मटेरियल जिनका कंडक्शन बैंड कैसा, पार्शियली फिल्ड है, ये कंडक्टर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी अब्सॉर्ब करके भी इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड क्वांटम स्टेट से एम्प्टी क्वांटम स्टेट में ट्रांसफर करेंगे। पहले टाइप का बैंड स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है। कंडक्टर्स में ही दूसरे टाइप का बैंड स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। सेकेंड टाइप, the valence band is completely filled. Here also valence band is completely filled, but the conduction band is partially empty. लेकिन यहां पर the valence band is completely empty. Valence band कैसा है? Completely empty. Valence band completely empty. Conduction band. Conduction band. Conduction band is completely empty, but it overlaps with the valence band. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां का कंडक्शन बैंड आधा खाली था, ये थोड़ी सी एनर्जी अब्सॉर्ब कर पा रहा था। यहां का कंडक्शन बैंड कैसा है? पूरा खाली है, लेकिन ये क्या करेगा, ये कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन कैसा हुआ है कि इट इज ओवरलैपिंग विद द वैलेंस बैंड। अब ऐसे मटेरियल्स को भी अभी हम लोग कंडक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी भी एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड क्वांटम स्टेट से कहां पर, एम्प्टी क्वांटम स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, जो कि किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? वैलेंस बैंड के साथ। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी अब्सॉर्ब करके कहां पर चला जाएगा? खाली क्वांटम स्टेट। खाली क्वांटम स्टेट कहां पर है? कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड क्या कर रहा है? वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो दो टाइप के बैंड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। दूसरे टाइप के मटेरियल्स, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, बट द एनर्जी गैप
is larger than 6 electron volt. Or we can say that is very, ऐसा नहीं लिखना, कभी लोग ऐसा लिख सकते हैं that the energy gap is very large as compared to what? KT. KT क्या चीज है? The energy transferred during thermal collisions. तो यहां पर क्या हुआ? रूम टेम्परेचर पर practically no electrons are available in the conduction band. कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं है। जब भी आप किसी मटेरियल में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू हो जाते हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू हो जाते हैं? जो कंडक्शन बैंड में। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन चलते हैं? जो कंडक्शन बैंड में। कौन से इलेक्ट्रॉन चलते हैं? जो फिल्ड क्वांटम स्टेट से एम्प्टी क्वांटम स्टेट में चले गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करते हैं। सो वी से दैट इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल practically no free electrons are available in the conduction band, therefore such materials can be classified as insulators. तीसरा टाइप of band structure, the valence band is completely filled. हम ये लाइनें लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि we have already written. आप चाहो तो फिर से लिख लेना सुनकर. The energy gap is comparable to KT. एनर्जी गैप जो है that is comparable to KT. थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, सिलिकॉन के लिए दिस एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एट रूम टेम्परेचर very few number of electrons may be available in the conduction band. इंसुलेटर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। क्लियर? चलिए ड्रॉप कर दे इसको। इसमें नेक्स्ट अभी हम लिखेंगे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 4। आउटर मोस्ट कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एवरी सिलिकॉन एटम विल बी फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी हम लोगों ने ये बना दिए। These are the outermost 4 electrons. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। This will be forming 4 covalent bonds with 4 adjacent silicon atoms. शेयरिंग के साथ, शेयरिंग के कारण ये सिलिकॉन है। इसके 4, ये वाला आ गया, ये आ गया। इधर पर अगर बना दें सिलिकॉन के, इस सिलिकॉन के 4, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है। ये अभी ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनाया है, एक शेल बनाई उसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये एक शेल बनाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ड्रॉ द डायग्राम along
अब इधर भी अभी हम लोग बना दे रहे हैं। ये बैंड स्ट्रक्चर अच्छे से समझ ले रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट पूरा इस पर बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन अभी हम दिखा रहे हैं इसमें, इस पर बेस्ड आगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। This is the silicon semiconductor. अब इसी डायग्राम को हम लोग आगे भी यूज करते जाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये और इसलिए बना दिए क्योंकि यहां पर भी कुछ और इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आसपास के सिलिकॉन एटम्स भी। नाउ विल नॉट बी ड्राइंग इट वंस अगेन, इसी का भी हम लोग यूज कर लेंगे आगे के टॉपिक्स में। This is the diagram at 0 Kelvin. At 0 Kelvin, all electrons are locked in covalent bonds. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लॉक्ड हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बैंड स्ट्रक्चर के टर्म्स में ऐसा कुछ डायग्राम आएगा। दो चीजें अभी हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, एक तो एनर्जी बैंड डायग्राम और ये वाला डायग्राम। दोनों से चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एग्जामिनेशन में यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस बैंड स्ट्रक्चर। This is the valence band and this is the conduction band. 0 Kelvin. No electrons are present in the conduction band. अब इसमें ऐसा हो सकता है कितने लिए हैं? 5। It may happen at room temperature that few covalent bonds may break. ये 0 केल्विन की बात की है अभी हम लोग। रूम टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर the energy which is transferred during thermal collisions may break a covalent bond. ये देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड एक टूट गया, बाकी सारे अभी आप ऐसे बना सकते हैं। अभी एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया है टूटा हुआ, वन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। यहां पर एक और दिखा दे रहे हैं। So 2 covalent bonds are broken. बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स दीज आर इंटैक्ट एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। और बैंड के टर्म्स में, एनर्जी बैंड के टर्म्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में हैं दे आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए वो कहां चले गए?
conduction band. So how many electrons according to this diagram are present in the conduction band? 2 electrons. हमने सिर्फ 2 ही दिखाए हैं. So this is the diagram at room temperature. रूम टेम्परेचर पर क्या हुआ? 2 electrons have made a transition from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इधर पर खाली जगह जैसी बन गई. एंड दिस एम्प्टी स्पेस और वेकेंट स्पेस इज टर्म्ड एज अ वैकेंसी. इसको वैकेंसी या होल भी बोल देते हैं. हमने इस डायग्राम से 2 दिखाई हैं. एट रूम टेम्परेचर few hundreds or thousands of electrons would have been transferred from valence band to the conduction band. कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए. ये 0 केल्विन का डायग्राम और ये दोनों देख लीजिए, क्योंकि फिजिकली आपको सारी चीजें फील हो जाएं, इसलिए अभी हम लोग ने इतनी मेहनत करी है. आई शोन यू दी ब्रोकन बॉन्ड्स. 2 ब्रोकन बॉन्ड्स हैं. इसका मतलब क्या है? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या चीज चलेगी? इलेक्ट्रॉन्स. कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड विल मूव अलोंग अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे क्या? होल्स भी चलेंगे. होल्स कैसे चलेंगे? देखो, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यहां पर, मतलब यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे. मतलब अगला अगर आप पिक्चर खींचोगे तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर होकर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां कहीं पर आ जाए. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां कहीं पर आ जाए. और ऐसा भी हो सकता है कि होल्स राइट की तरफ मूव करें. होल्स राइट की तरफ मूव करने का तरीका क्या है? ये अच्छे सुनना. होल्स कैसे? ये जो खाली जगह है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी. ये कैसे शिफ्ट होगी? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन which is already locked in a covalent bond may absorb energy and may fill this empty state. ऐसा हो सकता है कि आजू बाजू वाला कोई इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में लॉक्ड है वो थोड़ी सी एनर्जी अब्सॉर्ब करके इस खाली जगह को फिल कर दे. अब इसको कौन सपोर्ट करेगा? कहले पॉजिटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को तो खींच रहा है. ये इलेक्ट्रॉन खींचकर कहां पर? इस जगह पर आ गया. तो व्हाट हैज हैपेंड टू द एम्प्टी स्पेस? होल को क्या हुआ? ये होल यहां पर था, यहां की तरफ मूव कर जाएगा. मतलब होल जो है ऐसा लग रहा है जैसे रिपेल होकर राइट की तरफ चला गया. तो हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर is due to what? Movement of electrons and holes. और जितने नंबर ऑफ, अब ये ध्यान से सुनना ये चीज, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे किसमें? वैलेंस बैंड में. होल्स की कंडक्टिविटी समझ में आई कैसे होगी? अगर आपने लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया तो ये होल राइट की तरफ चला जाएगा. राइट की तरफ जाने का मतलब क्या है? बाजू वाले कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस ब्रोकन बॉन्ड को कंप्लीट करेगा और यहां पर ब्रोकन बॉन्ड बन जाएगा. अब इसमें
बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा इसमें, हो सकता है भाई कोई इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इस खाली जगह को फिल कर दे और होल यहां पर बन जाए। तो होल का मूवमेंट राइट की तरफ किसकी वजह से, एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड फिलिंग द होल इन द वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से ही निकलकर किसमें, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होल को फिल कर रहा है। एंड नॉट मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ही से निकलकर इसी में जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और इनफैक्ट अभी हम लोग देखेंगे कि ये होल्स का मूवमेंट ज्यादा इसमें आसान होगा। इज दिस क्लियर? तो ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन में क्या है, देखकर बताओ। 0 केल्विन में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉक्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स में ब्रेक, इस डायग्राम में 2 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने। इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलकर कहां, कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो गए। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। इज दिस क्लियर? अब इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई इंप्योरिटी एडेड नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में some impurity will be added to the silicon semiconductor, कुछ impurity ऐड करेंगे and the intentional addition of impurity to increase the conductivity of a semiconductor is called doping. Intentional addition of impurity जो अभी हम लोग करते हैं to increase the conductivity of the semiconductor is termed as doping. अब इसमें सबसे पहले अभी हम लोग ले रहे हैं, आई एम नॉट रबिंग दीज डायग्राम्स क्योंकि इन्हीं का अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले अभी हम लोग ले रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग एक पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं और ये पेंटावलेंट इंप्योरिटी लाइक, याद है किसी को, लाइक फास्फोरस इज एडेड। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर is 50 और आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब देखना अच्छे से।
दिस फॉस्फोरस इज एडेड, ये हम लोगों ने फॉस्फोरस ऐड किया। फॉस्फोरस में सबसे बाहर में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं? इन 5 इलेक्ट्रॉन्स ने में से 4 ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए। ये जो 5वां वाला इलेक्ट्रॉन है, दिस स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अराउंड दी फॉस्फोरस, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। 4 फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए आसपास के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ। 5वां वाला कैसा रहेगा? दिस विल एक्ट वेरी नियरली एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कैसा रहेगा? दिस विल वेरी नियरली एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। तो ये जो 5वां वाला इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जितने भी फॉस्फोरस एटम्स, जितने भी इंप्योरिटी एटम्स हम लोग ऐड करेंगे, वो मिलकर एक एनर्जी बैंड क्रिएट करेंगे, जिसकी एनर्जी वैलेंस बैंड के या कंडक्शन बैंड के किसके ज्यादा पास में होगी? आई रिपीट द क्वेश्चन। ये 5वां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह काम कर रहा है? दिस इज वेरी नियरली एक्टिंग एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के पास में पाए जाते हैं। इसलिए 5वें वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबकी एनर्जी किसके पास में रहेगी? कंडक्शन बैंड। सो दिस विल क्रिएट एनर्जी बैंड नियर द कंडक्शन बैंड। And this will be the impurity band. So I repeat, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5वां वाला इलेक्ट्रॉन वेरी नियरली इज एक्टिंग एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। 5वां इलेक्ट्रॉन वेरी नियरली इज एक्टिंग एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाता है? कंडक्शन बैंड में। इसलिए 5वां वाला इलेक्ट्रॉन जितने भी फॉस्फोरस एटम्स के हैं, वो सारे मिलकर एक एनर्जी बैंड बनाएंगे, जिसकी एनर्जी कहां पर होगी? कंडक्शन बैंड के बहुत पास। अब दिस इज द डायग्राम एट 0 केल्विन। ये 0 केल्विन का है। अब रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन के दो कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, वो भी हम ब्रेक करेंगे। हम एक यहां का ब्रेक कर दे रहे हैं सिलिकॉन का। थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको दिख जाए। दीज आर द 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फॉस्फोरस है। इसका ये 5वां वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये रेड कलर का बनाया था यहां पर। दिस हैज लेफ्ट इट्स पेरेंट एटम। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? एक ये वाला आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। अभी तक क्या होता था? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ब्रोकन बॉन्ड बन गया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। यहां पर भी एक ब्रोकन बॉन्ड और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? फॉस्फोरस का है। ये क्रिएट हुआ है, तो क्या इससे एसोसिएटेड कोई ब्रोकन बॉन्ड आया क्या? सो दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड इन द कंडक्शन बैंड विदाउट ब्रेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हर फॉस्फोरस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसलिए इस इंप्योरिटी को हम लोग डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं।
This impurity is termed as donor impurity. इसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए सिलिकॉन के और उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और ये इंप्योरिटी वाला जो बैंड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आ गया और इंप्योरिटी वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमने रेड कलर का बनाया। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने ब्रेक हुए ये देखो इस डायग्राम में, दो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए सिलिकॉन के, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। क्यों? क्योंकि एक फास्फोरस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इसको अब ये रब कर देना है। ये इंप्योरिटी बैंड है। क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्शन बैंड इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन दी वैलेंस बैंड। और क्या चीज ज्यादा है? क्या चीज ज्यादा है? किसकी संख्या ज्यादा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। कहां पर? कंडक्शन बैंड में। किससे ज्यादा है? नंबर ऑफ होल्स से। होल्स कहां पर है? वैलेंस बैंड। ठीक, तो अब इसमें समापन करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या चीज ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। 0 केल्विन पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का 5वां वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी फास्फोरस एटम्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? ये 5वां वाला इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा एंड दिस विल नाउ मूव ऑन टू व्हाट? द कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पर दो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और दो होल्स वैलेंस बैंड में, दो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में और 5वां वाला इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का वो भी फ्री हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड becomes greater than number of holes in the valence band. कोई डाउट तो नहीं? And number of electrons into number of holes number of electrons in the conduction band into number of holes in the valence band will be equal to Ni square. Ni क्या है? The number of electrons and holes which are present in the intrinsic semiconductor. ठीक, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ज्यादा है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेंगे तुम लोग, बट यू हैव टू आंसर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड, देयरफॉर दिस इज टर्म्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस टाइप का चार्ज होगा? नेगेटिव, न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने सिलिकॉन एटम्स में क्या ऐड कर दिया? एक फास्फोरस एटम ऐड कर दिया। एटम्स में एटम ऐड किए, कोई चार्ज कहीं पर एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ। सो दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट टाइप अभी हम लोग ले लेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सब कुछ अभी हम इसी डायग्राम पे कर देंगे। दिस विल बी द डायग्राम एट 0 केल्विन एंड दिस विल बी द डायग्राम एट रूम टेम्परेचर।
ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, ये रूम टेम्परेचर पर है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ऐड करते हैं? A trivalent impurity is added. Trivalent impurity like aluminium is added. अब हम लोगों ने एल्यूमिनियम अगर ऐड किया, हम डायग्राम बिल्कुल वापस वैसे ही ले ले रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर का। एल्यूमिनियम अगर आप ऐड करोगे, एल्यूमिनियम में कितने हैं बाहर में? 2, 8 and 3। एल्यूमिनियम ऐड किया, ये याद रखना है, एल्यूमिनियम इज एडेड। एल्यूमिनियम को अलग कलर से ऐड करते रहे, दिखा दे रहे हैं। एल्यूमिनियम में outermost 3 electrons हैं which will be forming 3 covalent bonds with 3 adjacent silicon atoms। एल्यूमिनियम ने आसपास के सिलिकॉन एटम्स के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए। चौथा वाला बॉन्ड इसका कंप्लीट नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये रेड कलर का जो डॉटेड बनाया है वो क्या है? एक इनकम्प्लीट बॉन्ड है। दिस इज अ इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट बॉन्ड और ब्रोकन बॉन्ड में अंतर क्या होता है? इनकम्प्लीट बॉन्ड में इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया। ब्रोकन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना है। तो यहां पर इनकम्प्लीट बॉन्ड है, मतलब क्या है? एक खाली जगह बन गई। कहां पर बनी? खाली जगह कहां पर प्रेजेंट होती है? खाली जगह कहां पर प्रेजेंट होती है? वैलेंस बैंड में। तो हर एक एल्यूमिनियम एटम, ध्यान से सुना, हर एक एल्यूमिनियम एटम एक इनकम्प्लीट बॉन्ड देता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम को अभी हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी इंप्योरिटी? दिस इज टर्म्ड एज एक्सेप्टर impurity. Every aluminum atom contributes to a vacant space without creating an extra hole. Therefore, aluminum is termed as acceptor impurity. ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और ये जो खाली जगह है, वैकेंसी है, वो कहां पर होती है? कंडक्शन बैंड में कि वैलेंस बैंड में? So this will create an empty space very near to the valence band. ये खाली बनाया है, इसको शेड नहीं करेंगे। Is this clear? अब रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम का ये जो फोर्थ वाला इनकम्प्लीट बॉन्ड था, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा? आसपास के कोवेलेंट बॉन्ड्स में से कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर इसको कंप्लीट कर देगा। इसको कैसे समझाएंगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, यहां पर एक एक्स्ट्रा होल बन गया, दो कोवेलेंट बॉन्ड टूटे हैं। देखो, सिलिकॉन का ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बन गया। सिलिकॉन का ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, ये एक इलेक्ट्रॉन बन गया।
यहां पर क्या हुआ, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटकर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आया। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के इनकम्प्लीट बॉन्ड को कंप्लीट कर रहा है। तो अब देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटे हैं, देखो ध्यान से उस डायग्राम में। 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटे, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटे हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन ये वाला कहां से आया? ये प्रोटॉन बॉन्ड कहां से आया? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं हुआ, उसका क्या हुआ? दिस हैज मूव टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट बॉन्ड ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो खाली जगह थी उसको भरने के लिए यहां का इलेक्ट्रॉन निकल कर आ गया। अब डायग्राम में देखकर बताओ क्या चीज ज्यादा है? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। कहां पर? नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड becomes greater than number of electrons in the conduction band. So we say that number of holes ज्यादा हैं। कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? कंडक्टिविटी इज ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और यहां पर कौन से वाले कैरियर्स ज्यादा हैं? होल्स ज्यादा हैं, इसलिए इसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज टर्म्ड एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको अभी हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें बैठे रहेंगे सर, ये लोग बोल रहे हैं कि मना कर। नेक्स्ट इसमें पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन जिसको बीच में सच में ब्रेक लेना, जाओ ब्रेक। पीएन जंक्शन में a p-type semiconductor is joined to a n-type semiconductor। p-type semiconductor को हम लोग n-type semiconductor से join कर रहे हैं। p-type semiconductor में there is majority of, भाई पेपर तुम लोगों के नहीं है, मेरे हैं, ऐसा मान के थोड़ा ज्यादा पढ़ लो सर। हमारी पेपर है तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में होल्स हैं। So as soon as a p-type semiconductor is joined to a n-type semiconductor, then due to difference of concentration of electrons and holes, movement of majority charge carriers across the junction starts। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ, होल्स राइट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। होल्स अगर राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर होल्स की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। एंड a space will be created near the junction where no free charge carriers will exist। यहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आ गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। यहां पर होल्स हैं, होल्स राइट की तरफ आ गए तो इधर पर खत्म हो गए। एंड दिस स्मॉल रीजन व्हिच इज क्रिएटेड नियर द जंक्शन विल बी टर्म्ड एज द डिप्लीशन लेयर, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट की तरफ आ गए तो लेफ्ट वाला साइड जो अभी तक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आ गए, होल्स राइट की तरफ आ गए, तो दिस पार्ट नियर द जंक्शन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज।
अब यहां के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और यहां के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनका मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शंस विल स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये होल्स राइट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि राइट की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन जो शुरू में लेफ्ट की तरफ जा रहे थे वो अब नहीं जा पा रहे क्योंकि लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव पोटेंशियल पर है। बट स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी एबल टू क्रॉस द जंक्शन, मतलब कुछ होल्स राइट की तरफ जा पाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आ पाएंगे। कौन से वाले? जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि इसके रिपल्शन के डिस्पाइट ऑफ द रिपल्शन ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द पी टाइप का नेगेटिव पोटेंशियल होने के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे। और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और इसकी वजह से एक करंट आएगा जिसको अभी हम लोग क्या डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। सो डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू movement of majority charge carriers across the junction. होल्स राइट की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स जो लेफ्ट की तरफ आए उसकी वजह से यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल आया। होल्स राइट की तरफ आए इसलिए राइट की तरफ कौन सा पॉजिटिव पोटेंशियल आया। एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड नियर द जंक्शन जो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज कर रहा है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ नहीं आ पा रहे क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आए तो लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ नहीं जा पाएंगे आसानी से। होल्स शुरू में आसानी से राइट की तरफ जाएंगे और राइट वाले साइड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर कर देंगे। अब होल्स आसानी से राइट की तरफ नहीं जा पाएंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ नियर द जंक्शन व्हिच विल बी टर्म्ड एज पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड near the junction which opposes the movement of majority charge carriers across the junction। ये कुछ डेफिनेशन है जो काम आएंगे आपको। डिप्लीशन लेयर क्या है? व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? अ स्मॉल लेयर which is created near the junction which is depleted of the charge carriers। no charge carriers। चार्ज कैरियर्स क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला था इधर पर इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर पर होल्स थे। जैसे ही ज्वाइन किया यहां के चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स इधर की तरफ आ गए, होल्स राइट की तरफ आ गए, तो एक रीजन आ जाएगा नियर द जंक्शन जहां पर कोई भी फ्री चार्जेस नहीं। और इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल पर और ये वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर।
रूम टेम्परेचर पर थर्मल कोलिजन्स के कारण कोवेलेंट बॉन्ड्स लगातार टूट रहे हैं। तो यहां पर जैसे ही कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, अच्छा सुनो, जैसे ही कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल क्रिएट अ इलेक्ट्रॉन एंड अ होल इन दिस डिफ्यूजन लेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल, अब चार्ज कैरियर तो यहां पर भी बन गए, यहां पर भी बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहां पर कोई चार्ज कैरियर्स बने, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ और होल्स को लेफ्ट की तरफ पुश कर देगा। तो इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, द डिप्लीशन लेयर। तो दो चीजें बताई हैं इसमें डिप्लीशन लेयर में। क्या चीज बताई है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे अक्रॉस द जंक्शन, तो यहां पर चार्जेस खत्म हो जाएंगे, और अगर चार्जेस बने भी ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के कारण, तो इलेक्ट्रॉन और होल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ और पॉजिटिव पोटेंशियल होल को लेफ्ट की तरफ पुश कर देगा। अब इसमें दूसरी टाइप का एक करंट आता है, ड्रिफ्ट करंट। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग कंटिन्यूअसली, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं लगातार ब्रेक हो रहे हैं, हर रीजन में ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड डिप्लीशन लेयर में ब्रेक हुआ, इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन द डिप्लीशन लेयर, देन इट क्रिएट्स व्हाट, अ इलेक्ट्रॉन एंड अ होल। एक इलेक्ट्रॉन और होल बनाएगा, एंड द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द p टाइप विल पुश द इलेक्ट्रॉन इनटू द n टाइप। यहां पर इलेक्ट्रॉन होल बना, नेगेटिव पोटेंशियल ने इस इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ पुश कर दिया, और पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द n टाइप ने होल को लेफ्ट की तरफ पुश कर दिया, एंड दिस विल क्रिएट अ करंट, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स लगातार ब्रेक हो रहे हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से होल्स लेफ्ट की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ आ रहे हैं डिप्लीशन लेयर से, तो उसकी वजह से करंट आएगा, और इस करंट को हम लोग क्या, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से, ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द डिप्लीशन लेयर, एंड डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट कैसा आएगा, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट will be from n type to p type, direction n type to p type। तो अब दोनों करंट्स को अब हम लोग सम अप करें। डिफ्यूजन करंट किसके कारण है, डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, मतलब होल्स राइट की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी वजह से करंट आएगा फ्रॉम p टाइप टू n टाइप, फ्रॉम p टाइप टू n टाइप। एंड ड्रिफ्ट करंट किसके कारण है, इट इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द डिप्लीशन लेयर। कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन और होल बना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है होल को लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ, इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ, होल लेफ्ट की तरफ, मतलब एक करंट आ जाएगा जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट का कारण क्या है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द डिप्लीशन लेयर। बस ये याद रखना, डिफ्यूजन करंट किसके कारण, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। ड्रिफ्ट करंट किसके कारण, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द डिप्लीशन लेयर। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन होल बनेगा, और होल इस पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण लेफ्ट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल के कारण राइट की तरफ मूव करेगा, एंड दिस विल क्रिएट अ करंट व्हिच विल बी टर्म्ड एज ड्रिफ्ट करंट। होल अगर लेफ्ट की तरफ आ रहा है मतलब ड्रिफ्ट करंट लेफ्ट की तरफ। तो ये दोनों करंट्स याद रखना, डिफ्यूजन करंट फ्रॉम p टाइप टू n टाइप, ड्रिफ्ट करंट n टाइप टू p टाइप, एंड दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे,
and the net current across the junction will be 0. ठीक, अब इसके बाद है नेक्स्ट अभी सिर्फ 5 ही घंटे हुए हैं, बस सभी को हम शाम तक बैठने हैं, डरना नहीं। अब इसमें नेक्स्ट है बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। शाम तक क्यों बैठना? क्योंकि मेरे पेपर्स आ रहे हैं, मेरे एग्जाम है, तुम लोग के थोड़ी है। बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन कब है हमारा? मेरा एग्जाम सॉरी 21st को है। चलो, बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन में we will be connecting the PN junction to a battery। हम लोग PN जंक्शन को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये PN जंक्शन बिना बैटरी के कैसा था? इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आकर, इसके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो लेफ्ट की तरफ आकर P टाइप को नेगेटिव पोटेंशियल पर कर दिए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल। अब P टाइप को अगर अभी हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करें और N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करें, then this type of connection is termed as forward biasing। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं? P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब ऐसा करने की वजह से क्या होगा? अब अगर आपने इसको P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है P टाइप का, दैट विल डिक्रीज, द नेगेटिव पोटेंशियल विल डिक्रीज। और आपने N टाइप को किससे? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसका कौन सा? पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं? The potential barrier decreases। पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा तो मतलब क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर अगर डिक्रीज होगा मतलब हम लोग बोलेंगे अब ज्यादा होल्स राइट की तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ जा पाएंगे। क्यों जा पाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने वाला जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो कम हो गया, तो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी लेफ्ट की तरफ आएंगे, एंड दिस विल इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ होल्स टुवर्ड्स द राइट साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो होल्स राइट की तरफ अगर बढ़ गए मतलब क्या हो जाएगा? अभी तक दोनों बराबर थे। कौन कौन से दोनों बराबर थे? हम दोनों बना दे रहे हैं, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर थे। हम थोड़ा सा और क्लियरली लिख दें, TRIFT, और ये डिफ्यूजन DIFF। अब इसमें अभी हम लोग बोलेंगे, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल कम हो गया, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होने की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो गया। अब होल्स राइट की तरफ आसानी से जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आसानी से आ पाएंगे। होल्स का राइट की तरफ जाना मतलब क्या होगा? डिफ्यूजन करंट विल इंक्रीज, डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा। ड्रिफ्ट करंट में क्या चेंज आएगा? ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट डिपेंड्स ऑन द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द डिफ्यूजन लेयर, एंड दिस इन टर्न डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो चेंज किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं?
पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस, ड्रिफ्ट करंट रिमेन्स सेम। ड्रिफ्ट करंट सेम रहेगा, उतना ही बना दिया। तो अब ये डिफ्यूजन करंट बढ़ गया, ड्रिफ्ट करंट सेम है। नेट करंट कौन सा वाला आ जाएगा? नेट करंट कहां से कहां की तरफ आ जाएगा? डिफ्यूजन करंट पी से एन टाइप है, ड्रिफ्ट करंट उतना ही है, ये बढ़ गया है। नेट करंट फ्रॉम P to N, and this will be in some milliamperes. इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, डिफ्यूजन करंट बढ़ने का कारण पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो क्या होगा? ये कम नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरा ये कम एनर्जी वाले होल्स को भी एनर्जी सप्लाई करेगा, एंड दिस विल गेट रिपेल्ड एंड मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। तो डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होना है। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे इन फॉरवर्ड बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायस, in forward biasing we say that potential barrier decreases, diffusion current increases, drift current remains same। क्यों? क्योंकि it depends on rate of creation of electron holes और breaking of covalent bonds, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये सेम रहेगा। And net current will be obtained from P to N type, and this will be in some milliamperes। ठीक। और अगर आप ये फॉरवर्ड बायस बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर और कम होता चला जाएगा, और जब पोटेंशियल बैरियर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, द करंट इंक्रीजेस सडनली, करंट सडनली बढ़ेगा। इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद अच्छा, इसमें एक चीज और, the thickness of depletion layer decreases। तो फॉरवर्ड बायस में क्या क्या बोल सकते हैं? P टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, N टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट होगा पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा, ड्रिफ्ट करंट, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन दी डिप्लीशन लेयर पर डिपेंड करता है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और वो सेम रहेगा। डिफ्यूजन करंट बढ़ गया, ड्रिफ्ट करंट सेम है, तो नेट करंट कहां से कहां गया? पी टाइप से एन टाइप, किसमें? मिली एम्पियर्स में, एंड द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। अब उसके बाद रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में कैसा कनेक्शन होगा बताओ? P is connected to negative terminal. P is connected to negative terminal and N is connected to positive terminal। जब कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से नेगेटिव हो गया था, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से ये पॉजिटिव। अब देखो, ऐसा कनेक्शन करने से क्या हुआ? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा? द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, क्योंकि और नेगेटिव, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा?
होल्स अब राइट की तरफ मुश्किल से जाएंगे क्योंकि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया। अब होल्स राइट की तरफ मुश्किल से जाएंगे, मतलब ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जो दोनों बराबर थे, अभी हम ऊपर लिखते रहे, जब कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था तो डिफ्यूजन करंट ऐसा था, ड्रिफ्ट करंट ऐसा था, मतलब नेट करंट 0 आता था। लेकिन अब ऐसा कनेक्शन की वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो जाएगा। देखो पहले से छोटा बना दिया। डिफ्यूजन करंट decreases diffusion current decreases. What happens to the drift current? Remains same क्योंकि drift current depends on breaking of covalent bonds in the depletion layer, वो सेम रहेगा। ये कम हो गया, ये वाला करंट कम हो गया, ये वाला सेम रहा, तो नेट करंट कैसे मिलेगा? नेट करंट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम N टू P टाइप, क्योंकि इसमें अभी हम लोग देखो करंट कैसा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भेजने की कोशिश कर रहे हैं और मिल रहा है, N टाइप से P टाइप मिल रहा है, लेकिन ये माइक्रो एम्पियर से मिल रहा है, क्योंकि ये नेट करंट जो मिल रहा है किसी चीज के बढ़ने की वजह से नहीं है, डिफ्यूजन करंट के कम होने की वजह से। तो अगर आप इसमें सम अप करें, फाइनली रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर increases, diffusion current decreases, drift current depends on breaking of covalent bonds in the depletion layer, which in turn depends on temperature. Temperature same है तो drift current remains same, and net current N to P type और ये कैसा है, माइक्रो एम्पियर्स में, एंड थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। कनेक्शन P2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव। क्या है समरी में, रिवर्स बाइसिंग में P टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, N टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने की वजह से डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल डिक्रीज, डिफ्यूजन करंट कम हो गया, ड्रिफ्ट करंट सेम रहेगा, एंड नेट करंट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम N type to P type in microamperes, and the thickness of depletion layer increases. तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं, अगर आप P टाइप से N टाइप अगर करंट भेजने की कोशिश करते हैं, ऐसा करंट भेजने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मिली एम्पियर्स में आता है, और अगर आप करंट ऐसा भेजने की कोशिश करते हैं तो माइक्रो एम्पियर्स में आता है। ठीक है, तो अब ये चीज याद रखना, ये फॉरवर्ड बायसिंग में यू आर ट्राइंग टू सेंड फ्रॉम करंट फ्रॉम P टाइप टू N टाइप, फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर्स में मिलेगा,
रिवर्स बायसिंग में यू आर ट्राइंग टू सेंड करंट फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, करंट ऐसे में माइक्रो एम्पियर्स में आता है, तो क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बायस इज स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायस. So a PN junction conducts only in one direction, we can say from P type to N type. PN junction सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, from P type to N type. Is this clear? अब इसमें PN जंक्शन के बारे में ये पता चल गया फाइनली कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करता है. If we try to send current from P type to N type, then this will be conducting current in some milliamperes. And if we try to send current in opposite direction, N type to P type, then the current obtained is in some microamperes. तो अभी हम लोग कहते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, कहाँ से, P type से N type कंडक्ट कर रहा है. इसलिए इसका जो सिंबल है हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं. और इसमें अगर नहीं भी लिखे तो समझ में आना चाहिए that this side is P type and the other is N type. अब इसकी इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, अच्छा इसमें एक चीज और बता दें. अब पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज यहां पर, रिवर्स बायस वोल्टेज यहां पर, तो इसका करंट ऐसा कुछ आता है. स्टार्टिंग में इंक्रीज तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, बट सडनली देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट. ये सडन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट किस वजह से होता है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर पोटेंशियल बैरियर कंप्लीटली फिनिश होता है. अब रिवर्स बायस में अगर आप अप्लाई करें, ये करंट मिली एम्पियर्स में, रिवर्स बायस में अगर आप अप्लाई करें तो ये करंट ऐसा कुछ इंक्रीज होता है. एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स. और ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय भी ये इस टाइप का ग्राफ आता है. अब इसके बाद नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन की सिंपल सी डेफिनेशन, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना. मतलब एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसको यूनी डायरेक्शनल करंट में चेंज करना इस टर्म एज रेक्टिफिकेशन. इसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं. अब अगर हम लोगों ने एक एसी ऐसा कुछ अप्लाई किया, किसमें, रेक्टिफायर में, और आउटपुट जो मिला वो ऐसा कुछ मिला, this will be termed as half wave rectification. और अगर AC अप्लाई करने पर अगर ऐसा कुछ आउटपुट अगर मिल रहा है, this will be termed as full wave rectification. Use of
PN junction as a half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन का यूज करेंगे। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इस रेजिस्टेंस में, दिस इज द डायोड, दिस विल बी अ रेक्टिफाइड वोल्टेज। यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट अभी हम लोगों ने अप्लाई किया है। इनपुट वोल्टेज will be of this type, आउटपुट इसमें जो मिलेगा आउटपुट वोल्टेज वो ऐसा कुछ मिलने वाला है। दिस अरेंजमेंट विल कंप्लीटली रिमूव द नेगेटिव साइकिल्स। ये क्या करेगा? नेगेटिव साइकिल्स को कंप्लीटली रिमूव कर देगा। कैसे वर्क करेगा? विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोगों ने इसमें इस डायोड में विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर वी आर अप्लाइंग एन एसी। अब एसी अगर हम लोगों ने प्राइमरी में अप्लाई किया तो सेकेंडरी में भी एक एसी इंड्यूस होगा। एक बार इसमें एक हाफ साइकिल में करंट ऐसा कुछ पास होने की टेंडेंसी रहेगी, और अगर करंट ऐसा कुछ पास करने की कोशिश करते हैं तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ये कैसा? नेगेटिव पोटेंशियल होगा। सो करंट विल ट्राई टू मूव फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। ये पी टाइप से एन टाइप में मूव करने की कोशिश करेगा। एंड वी से दैट दिस डायोड इज व्हिच टाइप ऑफ बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग, एंड हेंस दिस विल कंडक्ट करंट। तो आपको इस रेजिस्टेंस में करंट मिलेगा और वोल्टेज भी आएगा। सो दिस इज द आउटपुट। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द रिवर्स, व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड? ये नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करोगे तो करंट ऐसा पास होने की टेंडेंसी है। इन द नेगेटिव हाफ साइकिल करंट ऐसा पास होने की टेंडेंसी है, मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल पर है। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो करंट ऐसा पास करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये कैसी बायसिंग आ जाएगी इस डायोड की? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग अगर आ जाएगी मतलब दिस विल नॉट कंडक्ट करंट, मतलब इसमें करंट नहीं आएगा, और करंट नहीं आएगा तो आउटपुट देयर विल बी एन एब्सेंस ऑफ आउटपुट फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसने क्या किया इस डायोड ने? इसने नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। सो दिस इज टर्म्ड एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग अ डायोड। कैसा आएगा इसमें? ध्यान से देखना। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में प्राइमरी में एसी अप्लाई किया, सेकेंडरी में भी एसी इंड्यूस हुआ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसा पास होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, करंट पास होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल जब इंड्यूस होगी तो करंट ऐसा पास करने की टेंडेंसी है, डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस अगर है देन देयर विल बी नेग्लिजिबल करंट और नो करंट, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द आउटपुट। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं यूज ऑफ पीएन जंक्शन एज अ full wave rectifier।
यहां पर दो डायोड्स का यूज करेंगे, दिस इज D1 एंड दिस इज D2 and this is the resistance across which we will be taking the output. अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? यहां पर अभी हम लोगों ने अगर AC अप्लाई किया तो आउटपुट अक्रॉस RL will be of this type. What has happened? The negative half cycle has got converted into positive half cycle. मतलब क्या है कि यूनिडायरेक्शनल करंट या यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में ये चेंज हो गया। कैसे? अब देखो, इसको समझना अच्छे से। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाएंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव सिर्फ समझने के लिए, ये नेगेटिव बीच में कहीं पर जीरो, तो ये पॉजिटिव है और ये वाला कहने लगे ये जीरो पर है। ये पॉजिटिव और ये जीरो, तो इसमें कौन सा हाई कौन सा लो है? द P टाइप इज एट हायर पोटेंशियल एंड द N टाइप इज एट लोअर पोटेंशियल। सो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 conducts current, D1 conducts current and the direction of current in RL is from, अगर ये कंडक्ट कर रहा है, RL is from right to left। कैसा आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट? राइट से लेफ्ट की तरफ। D2 को क्या होगा? देखो ये देखो, ऐसे में अगर करंट पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जीरो। अब देखना D2 को, ये देखो P टाइप कैसे पोटेंशियल पर है? P टाइप कैसे पोटेंशियल पर है? ये P टाइप है। P टाइप कैसे पोटेंशियल पर है? नेगेटिव। और N टाइप कैसा है? जीरो से कनेक्टेड। तो कौन सा टाइप की बाइसिंग आ गई? N टाइप जीरो मतलब हायर पोटेंशियल, P टाइप नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, मतलब कैसा? रिवर्स वाइज। सो वी से दैट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कंडक्ट्स करंट एंड D2 डज नॉट। D1 क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। D2 क्यों नहीं करता? क्योंकि रिवर्स बायस है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा मिलेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ। अब नेगेटिव हाफ साइकिल जब लगाएंगे, देखो अभी करंट ऐसा पास करने की कोशिश कर रहे थे, करंट ऐसा कुछ पास करने की कोशिश कर रहे थे। अब करंट कैसा? ऐसा कुछ पास करेंगे। अगर ऐसा कुछ पास करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब करंट इसमें ऐसा जाने की टेंडेंसी है। नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा? D2 is forward biased and conducts। D2 कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा? देखो D2 क्यों कंडक्ट करेगा? ये पॉजिटिव पर है और N जो है कहां पर? जीरो पर है, तो ये D2 कंडक्ट करेगा। इसको देखो D1 को, अगर करंट ऐसा कुछ जाने की टेंडेंसी है, इसको करंट अगर ऐसा कुछ जाने की टेंडेंसी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये जीरो, तो P टाइप कैसे पोटेंशियल पर है? P टाइप है नेगेटिव पोटेंशियल पर। तो P टाइप अगर नेगेटिव पोटेंशियल पर है मतलब रिवर्स बायस। तो क्या बोलेंगे? D1 इज रिवर्स बायस्ड and does not conduct।
एंड अगर D2 कंडक्ट कर रहा है, D2 कंडक्ट कर रहा है तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन RL इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। करंट का डायरेक्शन कैसा है? अब देखो कैसा समझ करें, आपने एसी लगाया, इसमें भी एसी इंड्यूस हुआ। पहली हाफ साइकिल के लिए करंट ऐसा फ्लो करने की टेंडेंसी है, ऐसा फ्लो करने की टेंडेंसी, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, ये कैसा आ जाएगा, रिवर्स बायस। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऐसा करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस और ये वाला रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस में राइट टू लेफ्ट, क्योंकि D1 कंडक्ट कर रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लोड रेजिस्टेंस in both the cycles will be from right to left. So this explains what the output in the load resistance, and this is termed as full wave rectifier. Is this clear?